काफ़ी कुछ वक्त से वियतनाम बहुत से ट्रैवलर्स के बीच में मशहूर है। इस देश को साउथ ईस्ट एशिया के सांस्कृतिक मेल्टिंग पॉट की तरह समझ सकते हैं। अगर हमें वियतनाम का सही मायने में एक्सपीरियंस लेना है तो बेशक ये ज़रूरी है कि हम खुद को उसके भव्य संस्कृति में शामिल होकर समझने की कोशिश करें। और इसकी शुरुआत के लिए वियतनाम की राजधानी हैनोई से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है। जिस रात में वहाँ पहुँचा उस रात मैं पास के होन किम लेक एरिया को देखने गया। हैनोई संडेज़ को किसी कार्निवल की तरह लगता है, जहाँ शहर के लोग बंद सड़कों का काफ़ी अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ लोग वियतनामीज खेल डकॉ को खेल रहे हैं, जिसे एक तरीके का पैरों से खेलने वाला बैडमिंटन भी कह सकते हैं। ठंड का मौसम हो और आप एक नए शहर में हो तो समा कुछ मैजिकल सा बन जाता है। हैनोई के फ्रेंच क्वार्टर से चलते हुए, जो कि लेक के दक्षिणी पूर्व हिस्से में है, मुझे पूरी छुट्टियों वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि सारा शहर क्रिसमस के महीने के लिए सजा हुआ था। कुछ दूर आगे चला तो रास्ते पे ही एक छोटा सा कॉन्सर्ट झील के पास होते हुए नजर आया। पास के ओपेरा हाउस से लेकर पानी की कठपुतलियों के साथ बजाने वाले ऑर्केस्ट्रा तक, और फिर इस झील से सटे रोड पर गाना बजाते हुए इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि सब लोगों का म्यूजिक से एक अलग जुड़ाव है। यहाँ म्यूज़िक और डांस कुछ इस तरह लगते हैं कि लोक और समकालीन गीतों का एक अनूठा और बेहद ही खूबसूरत मेल हो। और फिर कैसे कोई एनरिके के इस 90s के मशहूर हिट पर सालसा होते हुए मिस कर सकता है। वीकेंड्स शहर के इस कोने में बेहद स्पेशल और मनमोहक होता है, इसलिए आप अगर कभी हैनोई आए तो इसे ना मिस करिएगा। क्योंकि हम झील के पास ही हैं, इस झील के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। जब चीन के मिंग शासकों ने वियतनामियों पर हमला किया तो इसी झील में से एक सोने के कछुए ने यहाँ के राजा को एक जादुई तलवार दी, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने चीनियों को हरा दिया। और फिर उस राजा को यह तलवार यहाँ के कछुए को वापस देनी पड़ी, जिसकी वजह से इस झील का नाम होन किम यानी वापस किए हुए तलवार वाली झील पड़ा। अगली सुबह फ्रेंच क्वार्टर के बुलेवार में हुई। यहाँ का आर्किटेक्चर ही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। इस एरिया के घरों में, जैसे कि ओल्ड क्वार्टर में है, एक 20वीं शताब्दी के यूरोपियन आर्किटेक्चर, नियो क्लासिकल से लेकर 1930 के मॉडर्निज्म और आर्ट डेको तक का मिश्रण झलकता है, और कभी कभार कुछ ओरिएंटल टच भी दिखता है। आगे मैं हो ची मिन्ह मौसोलियम की ओर बढ़ा। ये मौसोलियम का उद्घाटन 1975 में हुआ था और ये रूस में बने लेनिन के मौसोलियम से प्रेरित है। इसके बाहरी हिस्से में जो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, वो ग्रे ग्रेनाइट पत्थर से बना है और अंदर में इन्होंने लाल, काले और ग्रे पॉलिश पत्थरों से कारीगरी की है।
रूसियों से थोड़ा अलग दिखने के लिए इसके डिज़ाइनरों ने इसे एक ढलानदार छत दी है। ये जगह एक बहुत अच्छा अवसर देती है हमें वियतनामियों के वॉर के वक्त के विद्रोह और संघर्ष को समझने के लिए, और ये भी दर्शाने में ये कामयाब है कि किस तरह उस वक्त के नेता प्रेसिडेंट हो ने इस देश का नेतृत्व किया था। इस जगह से पास ही हनोई का फ्लैग टावर है, जिसके नज़दीक वियतनाम मिलिट्री हिस्ट्री म्यूजियम भी है, जो कि वियतनामियों के फ्रेंच और अमेरिकियों के ऊपर जीत को प्रदर्शित करता है। फ्लैग टावर के नीचे ही आप यहाँ टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स देख सकते हैं, जो कि अमेरिकियों से वॉर के वक्त हासिल किए गए थे। ये अलग सा अलाव के जैसे दिखने वाला प्रदर्शनी एक अमेरिकी B-52 बॉम्बर का है, जो और सारे प्लेनों के मलबे पर उल्टा रखा है। लेनिन पार्क के सामने ये जगह उनके लिए बिल्कुल सही है जो इतिहास प्रेमी हैं और इस देश के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं। इतना चलने के बाद अब थोड़ी खाने पीने की बातें हो जाएं। वैसे तो मैं हर खाने की फ़ोटो इंस्टाग्राम पे नहीं डालता हूँ, मगर अगर मैं यहाँ के स्वादिष्ट खाने का जिक्र ना करूँ तो सही नहीं होगा। यहाँ आपको काफ़ी हेल्दी और ताज़ी चीज़ों से बने खाने मिलेंगे। तो तैयार रहें कुछ टेस्टी बाइट्स और बेहतरीन सूप नूडल्स के ऊपर फिदा होने के लिए। वियतनामियों के खाने का इतना हाई स्टैंडर्ड है कि स्ट्रीट साइड शॉप्स में भी कंपटीशन बहुत रहती है। अगर आप पसंदीदा खाने की खोज में हैं, तो स्टीमिंग फो, क्रंची बन मी या फिर स्मोकिंग बंचा ही आपको यहाँ लाने के लिए काफ़ी है। और जब मैं खाने का जिक्र करूँ तो ये लाजमी बनता है कि मैं इन स्ट्रीट वेंडर्स का भी नाम लूँ, जो कि आपको आराम से वियतनामीज टोपी पहने सड़क पर दिख जाएंगे। ये हर तरह की चीज़ें बेचते हैं, जिस वजह से यहाँ की सड़कों पर आप भिन्न प्रकार के रंग देख पाएंगे। शाम में यहाँ के मार्केट्स में आपको नॉनवेज बारबेक्यू बिकते दिखेंगे, जो कि आप ठंडे बियर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के कुछ फेमस बियर्स का नाम इस देश के कुछ बहुचर्चित शहरों के नाम पर है, मतलब हनोई और साइगोन। बियर से मुझे याद आया कैसे वियतनाम ने कंबोडिया को हराया था। वहाँ के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में बड़े स्क्रीन्स लगे हुए थे और रास्तों पे वियतनामी लोग फुटबॉल के पूरे जोश में थे, जो ऐसा हाल था जैसे हमारे यहाँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के वक्त होता है। वो जोश महसूस करना है। एक्साइटिंग है ना? चलिए आपको एक दिलचस्प जानकारी देता हूँ। वियतनाम दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक है, अपने रोबस्टा कॉफ़ी बीन्स की वजह से। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप यहाँ आएँ तो इसे ज़रूर टेस्ट करें और ख़रीदें भी। और यहाँ का सबसे फेमस कॉफ़ी कहूँ तो वो एग कॉफ़ी ही होगा, जो कि ट्राई करना तो बनता है। पिछले कुछ दिन मैं हनोई की खूबसूरत और क्रिसमसी गलियों में घूमा, हाथ में कॉफ़ी लिए, यहाँ के कॉफ़ी कल्चर से रूबरू होने के बाद।
आखिरकार मैं मिलियनर क्लब में आ ही गया जैसे ही मैं हनोई पहुंचा। मगर ये मिलियंस जल्द ही गायब होने लगे। पर अफसोस नहीं, क्योंकि ट्रैवल ही एक ऐसी चीज़ है जहां आप खर्च तो करते हैं पर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस में अमीर होते हैं, है ना। वियतनाम सामान्य रूप से और हनोई विशेषकर बहुत सी चीज़ों में सामाजिक स्तर पर प्रभावित रहा है, जैसे कन्फ्यूशनिज्म, कम्युनिज्म और कुछ प्रमुख धर्म जैसे बौद्ध और ईसाई, जिसने इस एस आकार वाले देश को ढाला है। पर ये हम नहीं भूल सकते कि हनोई वासी आज भी हमेशा ही इच्छुक रहते हैं आपकी मदद करने के लिए, अगर आप उनसे उसे मांगे तो। शायद जो कठिन दिन इन लोगों ने वॉर के वक्त गुजारे हैं, उसकी वजह से इन्हें इस शांत वक्त का सम्मान करना कितना ज़रूरी है अच्छी तरह पता है। इसी बात पर इस ट्रैवलॉग से मैं विदा लेता हूँ।